स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रगति एजुकेशन 24 में। आज हम बात करने वाले हैं उस नोटिफिकेशन के बारे में जो भी जस्ट रिलीज हुआ है और वो नोटिफिकेशन बखूबी आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। उसी नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो जो राजस्थान के मुखिया हैं उन्होंने अपना जादू एक बार फिर से चिकित्सा विभाग पर चला दिया गया है। मैं कहूँगा राजस्थान के सभी संविदा कार्मिकों पर वो एक पर एक जादू किए जा रहे हैं और अभी संविदा कार्मिक में के लिए चिकित्सा विभाग में जादू किया है। उसी जादू के बारे में हम बात करेंगे, उस नोटिफिकेशन के बारे में जो नोटिफिकेशन आप पढ़ चुके हैं और बखूबी पूरा आपने रीड आउट कर लिया होगा। उसी के बारे में हम बात करेंगे, क्या उसके डिमेरिट्स है, क्या मेरिट्स है, क्या आपको उसमें नुकसान होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है, क्या आपको उसमें कुछ मिला है या नहीं मिला है, या जादूगर की बातों में कितनी सच्चाई है। तो बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो की तरफ, तो बने रहिएगा आप हमारे वीडियो में। उससे पहले मैं कहूंगा कि आप प्रगति एजुकेशन 24 चैनल पर नए आए होंगे ना, आज आपको मैं बोलूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए ना, मैं आपको बोलूंगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए ना शेयर कीजिए। आपकी इच्छा है तो कीजिए, ना है तो कीजिए। मैं हमारे एक व्यूवर्स है, यानी कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो संविदा कार्मिक भी है हमारे व्यूवर्स। उन व्यूवर्स ने हमें एक लेटर भेजा, वो लेटर हम आपको अभी बता देंगे। थोड़ा आहत हुआ हूँ मैं उस लेटर्स को देख कि बेचारे जो संविदा कार्मिक है उन पर क्या बीत रही होगी इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद। तो चलिए चलते हम उस नोटिफिकेशन की तरफ। ये नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। राजस्थान सरकार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर 10 नवंबर 2022 2508 इसका लेटर नंबर है, नोट कर लीजिएगा। मिशन निदेशक NHM ये लेटर निकाला गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के कार्यरत संविदा कार्मिकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट 2022 के अंतर्गत लाए जाने के संबंध में। कहने का मतलब है कि जो संविदा कार्मिक वर्षों से कार्यरत है उन्हीं को फिर से संविदा बनाया जाए। ये प्रसंग था, हम बात कर रहे हैं उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के संदर्भ में संविदा पदों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जाने का निर्णय लिया गया है। संविदा पदों का नवीन पदनाम मानदेय निम्नानुसार निर्धारित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यानी कि जो भी संविदा कार्मिक ऑलरेडी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं केवल संविदा कार्मिक जो चिकित्सा विभाग के हैं उनके बारे में, जो NHM से रिलेटेड है उन्हीं के बारे में हम बात करें। उनके लिए देखिए पूर्व पदनाम और पदों की संख्या कितनी है इन पदों के लिए, और नया पदनाम इनका क्या रहने वाला है, और टोटल पदों की संख्या कितनी है, और मासिक मानदेय राशि इनकी क्या रहने वाली है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्टेट प्रोग्राम मैनेजर SPM जो है स्टेट पर एक ही पोस्ट होती है, इनका अब नाम रहेगा स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर। ठीक है, SPM स्टेट प्रोग्राम मैनेजर का नाम चेंज कर दिया गया है, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर रहने वाला है। पदों की संख्या 1 रहने वाली है, और मासिक मानदेय की हम बात करें तो 33,650 रुपये इनका मासिक मानदेय रहने वाला है। इसी प्रकार से जो स्टेट अकाउंट्स मैनेजर हैं, स्टेट फाइनेंस मैनेजर है, कंसल्टेंट हेल्थ केयर फाइनेंसिंग है, ये तीनों का एक ही पदनाम कर दिया गया है एडिशनल। उसके बाद डिप्टी स्टेट फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर, इनके कुल 3 पद है, 28,050 रुपये इनका मानदेय रहने वाला है। ऐसे मैं बात करूंगा, बहुत सारे पदनाम है, एक एक को मैं नहीं ले पाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, हम केवल मुद्दे की बात करेंगे। इसी प्रकार के जो असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर है, एपिडेमियोलॉजिस्ट है, NTP के स्टेट एपिडेमियोलॉजिस्ट है, IDSP में जो कार्यरत है वो, और एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है NPCDCS में काम करने वाले, और डिस्ट्रिक्ट्स पे जो है उनके बारे में ये टोटल दिए हैं, यानी कि 70 लोग ये लोग है, और इनका जो पदनाम है वो एपिडेमियोलॉजिस्ट कर दिया गया है, यानी कि सभी का एक पदनाम चेंज किया गया है। 28,050 रुपये इनका मानदेय मासिक मानदेय रहने वाला है। इसी प्रकार से ये अलग अलग कैटेगरी है। देखिए एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन्होंने नया पदनाम दिया है, इन सभी पदों को मर्ज करके। इसके बाद ये एनाटोमोलॉजिस्ट किया गया है, IDSP के और NVBDCP के जो कैंडिडेट है उनको, और लीगल एडवाइजर दिया गया है ये PCPNDT और प्रोग्राम ऑफिसर जो है उनके लिए। इसी प्रकार से एडिशनल डिप्टी असिस्टेंट स्टेट IT ऑफिसर जो है, कंसल्टेंट IT NRHM, कंसल्टेंट HIMS जो है उनको, इसी प्रकार से एडिशनल डिप्टी स्टेट प्रोग्राम, ये अलग अलग कैटेगरी इतने जो कैंडिडेट है जो कार्मिक है
उन सबको इसमें मर्ज कर दिया गया है। स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम ब्लड सेल, ये सारे पदों की संख्या है। नया पद नाम जो इनको दिया गया है वो सारे जो है उनकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। इसी प्रकार जो CHO है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO, 11,341 पद है इनके, 18,900 रुपये इनका मासिक वेतन कर दिया गया। इसी प्रकार से सीनियर अकाउंटेंट है, इतने सारे जो प्रोग्राम में जो अलग अलग कार्य थे उन सभी को पदनाम चेंज कर दिया गया है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम ऑफिसर SPMU जो है प्रोग्राम ऑफिसर, और ये अलग प्रोग्राम ऑफिसर कम डेटा मैनेजर अलग अलग पदों के लिए है। स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के नाम से ये जाने जाएंगे। 36 पद टोटल है इनके, 18,900 रुपये इनका मानदेय रखा गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आइडियोलॉजिस्ट के बारे में। आइडियोलॉजिस्ट जो है DIC पर NPPCD में जो कार्यरत है, 18,900 रुपये। और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जो रहेंगे DPM, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर अर्बन हेल्थ प्लानिंग DPMU है, और CPMU में जो है उनका 118 कुल पद स्थापित है, 18,900 रुपये उनका मानदेय रहने वाला है। इसी प्रकार से IC कोऑर्डिनेटर है, RKSK कोऑर्डिनेटर है, डिस्ट्रिक्ट NTPC, और उन सभी का जो नाम है वो चेंज कर दिया, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के नाम से कर दिया है, और 16,900 रुपये इनका मानदेय रहने वाला है। इसी प्रकार से BPM जो है ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, BPM को BPO कर दिया गया है, 16,900 रुपये इनका मानदेय रहने वाला है। और इसी प्रकार से ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर जो है, ब्लॉक आशा फैसिलिटेटर है, पब्लिक हेल्थ मैनेजर है, सीनियर ट्रीटमेंट है, फील्ड है, सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर जो NMTC पे कार्यरत है वो है, उनका 16,900 कर दिया गया है। DIC मैनेजर है, CLMC मैनेजर है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का रहेगा। इसी प्रकार से अलग अलग, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं सभी इसके लिए नहीं बता पाऊंगा। आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये सारा वीडियो वहां आपको मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से सारे जो है पदनाम चेंज कर दिए गए हैं। क्या ड्रॉबैक रही है इसके अंदर, उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। ये सारे जो जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, इसी प्रकार से काउंसलर है ना, ये अलग अलग नवीन पद यहाँ दिए हुए हैं, यानी कि पुराना जो आपका नाम था वो नया नाम चेंज कर दिया गया है। और देखिए डेंटल हाइजीनिस्ट है, 10,400 रुपये, देखिए क्या बखूबी मानदेय इन्होंने रखा है। माननी पड़ेगी, दाद देनी पड़ेगी उन अधिकारियों की जो ये मानदेय निर्धारित करते हैं। मुझे नहीं पता किस प्रकार से निर्धारण किया गया है और क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। मैं आपको अभी एक बताने वाला हूँ, हमारे एक व्यूवर्स है, उन्होंने हमें एक लेटर भेजा है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने पंचायत राज वाले जो पंचायत सहायक है उनके लिए भी एक लेटर डाला था कि क्या मानदेय उन्होंने रखा गया था। लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो देखिए क्या निकल के आता है। और ये है प्रोग्राम असिस्टेंट, जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट जो है, प्रोग्राम असिस्टेंट JRC है, NMTC है, DO है, GPS है, असिस्टेंट है, प्रोग्राम असिस्टेंट NRHM है, MIS असिस्टेंट है, और जूनियर प्रोग्राम NRHM है, प्रोग्राम असिस्टेंट NTP, JSY, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। और ये इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, एक व्यूवर्स है उन्होंने हमें भेजा है। मैं यहीं पे इस वीडियो से मैं आपको एक लेटर दिखा देता हूँ। इनका मानदेय रखा है 10,400 रुपये, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं इनका मैकेनिक का 10,400, ड्राइवर का 10,400। देखिए आप, मतलब ड्राइवर का क्वालिफिकेशन आप देखिए क्या होता होगा ना, 8th पास 10th पास है ना, 8th पास ड्राइवर को लिया जाता है। 10,400 रुपये आप इनको मानदेय दे रहे हैं, 2400 ग्रेड पे में आप रख रहे हैं इनको, और 10,400 यहाँ दिया जा रहा है। इसके बाद अकाउंटेंट असिस्टेंट है, इसके बाद आप बात करेंगे फीमेल है, कंपाउंडर है ना। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा है कि जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये मानदेय सेट होना चाहिए था। लेकिन आप ये देखिए डेंटल असिस्टेंट उन्होंने इस पर क्या मानदेय दे रहे हैं, 10,400 रुपये है ना। तो ये जैसे PA है, ये आई थिंक IT डिपार्टमेंट है, सभी IT डिपार्टमेंट जो है एटलीस्ट 2800 ग्रेड पे में तो होना ही चाहिए था। 10,400, 10,400 मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, आई थिंक ये ITI ग्रेजुएट होते हैं, ITI जो ट्रेडिशनल कोर्स है, 10,400 रुपये इन्होंने मानदेय रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर रखे जाते हैं। ANM जो है NRHM और RBS के और NUHM के जो ANM है 13,150 रुपये यहाँ पे इनका कर दिया गया है। यहाँ पे 2800 ग्रेड पे इनका सेट किया गया है। और बाकी जो है ये इस प्रकार से रहा है। ये सारे जो है कैडर आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बारे में हम थोड़ा इस नियमों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए टोटल 36,178 पदों की संख्या है टोटल। इन 36,178 पदों पर जो कार्यरत है NHM के कार्मिक, उनको इस नए रूल में लाया जाएगा। हम एक लेटर बता देते हैं आपको। देखिए ये राजस्थान NHM प्रबंधकीय यूनियन जो है उन्होंने एक लेटर भेजा था, हमारे एक व्यूवर्स है उन्होंने हमें एक लेटर भेजा है। ये आई थिंक कोई IT डिपार्टमेंट वाले हैं, उनका लेटर आया था हमारे पास।
इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार को लेटर लिखा गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम योजना अंतर्गत प्रोग्राम असिस्टेंट एनएमटीसी जीएनएमटीसी पे ये कार्यरत है। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम योजना के अंतर्गत राजस्थान के प्रत्येक जिले में एनएमटीसी जीएनएमटीसी प्रशिक्षण केंद्रों में प्रोग्राम असिस्टेंट पिछले 5 से 6 वर्षों से निरंतर कार्यरत रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनकी योग्यता पीजी डिग्री इन स्टैटिक्स और पीजी डिग्री इन डेमोग्राफी और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, ये ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन और पीजी डिप्लोमाधारी है, यानी कि स्टैटिक्स वाले हैं, और डेमोग्राफी और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन रखी गई थी, जिसको आधार मानकर विज्ञप्ति इनके ये निकाला गया था। अच्छा, जिले के प्रशिक्षण केंद्रों पर एनएमजीएन का ये इनका कार्य है। वर्तमान में सोशल मीडिया ग्रुप पे या विभिन्न मीडिया ग्रुप में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 की एक पीडीएफ फाइल वायरल हो रही थी। अच्छा, वो हमने भी देखी थी। श्रीमान जी से निवेदन है कि इन संविदा कार्मिकों परिवारों का भविष्य व योग्यता को ध्यान में रखते हुए इनकी निम्न परिवारों का भविष्य और योग्यता तो ध्यान में रखी नहीं गई है इसके अंदर। सभी कैटेगरी की मैं बात करूंगा, ये तो हमको एक किसी ने भेज दिया तो हम आपको बता रहे हैं। प्रोग्राम असिस्टेंट की योग्यता व कार्य सूचना सहायक के पद के समान होने से इनका पारिश्रमिक 10,400 के स्थान पर 13,150 किया जाए। ठीक है। एडॉप्शन और स्क्रीनिंग प्रक्रिया में इनको शामिल किया जाए। देखिए, एक लेटर इन्होंने दिया है, नोटिफिकेशन आने से पहले ही आ गया था। आई थिंक ये 7/11 का लेटर है। और तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम यहाँ आ जाते हैं वापस। तो ये जो मैं आपको बता रहा था, ये जो मासिक मानदेय ये किस प्रकार से निर्धारण किया गया है, उसी के बारे में आगे हम इसको विस्तृत में बात करें। इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित किए जा रहे मानदेय से अधिक मानदेय प्राप्त हैं तो ऐसे कार्मिक को वर्तमान में प्राप्त मानदेय को संरक्षित किया जाएगा। नियमों की हम बात कर रहे हैं, ये आप समझिए क्या लिखा है। इनके कहने का मतलब है, जैसे मैं इसी पोस्ट की बात कर लेता हूं, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स मैनेजर है, ठीक है, आप बाकी का आकलन कर लीजिएगा। 18,900 रुपए इन्होंने लिखा है। तो इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित किए जा रहे हैं, यानी कि ये जो निर्धारण किया है 1800-900, अगर इससे ज्यादा इनको वेतन मिल रहा है तो इस वेतन को जो प्राप्त मानदेय उसको संरक्षित किया जाएगा, यानी कि उनको जो मिल रहा है वही मिलता रहेगा। ठीक है। एजेंसी के माध्यम से अथवा जॉब बेसिस पर कार्यरत कार्मिक इन नियमों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा, यानी कि ऐसे कार्मिक जो एजेंसी के माध्यम से या जॉब बेसिस वर्किंग पे है वो इन नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं। केवल एनएचएम यानी संविदा, डायरेक्ट संविदा पर जो लिए गए हैं वही इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, और राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार, ये नियम 3 का हम पहले वीडियो बना चुके हैं, जब राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल जारी किए थे उसके जो नियम 3 है वो आप एक बार देख लीजिएगा। के प्रावधान के अनुसार कार्यरत कार्मिकों को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की शर्त पूरी करने पर ही इन नियमों के अंतर्गत लाया जाएगा। जब भाई साहब ये 3 पॉइंट लिख ही दिया है आपने, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी का वो कर देना चाहिए था। मिनिमम जो सैलरी है वो इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्त पूरी करने पर। अब अनुभव की शर्त के बारे में हम आगे बात करेंगे, वो आप एक बार देखिएगा कि क्या इन्होंने अनुभव रखा है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस 4th पॉइंट की बात बाद में हम करेंगे, उससे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए, पद की जो योग्यता, पद के लिए निर्धारण मानदेय 9 वर्ष की सेवा पर देय मानदेय एवं पद और 18 वर्ष की सेवा पर देय मानदेय एवं पद। इसको आप समझ लीजिएगा, टेबल को आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो जिन कैंडिडेट का, जिन कार्मिक का मानदेय ये निर्धारित किया गया है, यानी कि जिसका 8,850, 10,400, 11,200, यानी कि किसी एक को हम ले लेते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे किसी को 10,000, ये बात कर लेते हैं हम 8,850 के बारे में। जैसे किसी को 8,850 मिल रहे हैं तो 9 वर्ष की सेवा पर, यानी कि आज से आपको माना जाएगा, आज की डेट से आपको ऐसा लगेगा जैसे पहला बच्चा आज पैदा हुआ है और अब वो धीरे धीरे खेलना सीखेगा, बड़ा होगा, तब आपका मानदेय माना जाएगा। यानी कि 8,850 अब आज से आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा मिल रहे हैं तो ये आप पे नियम लागू नहीं होने वाला है। जो वेतन आपको ऑलरेडी मिल रहा है वो आपका जारी रहेगा। ठीक है, कब तक रहेगा उसके बारे में हम जानेंगे। यानी कि जैसे आज ही आप लगे हैं और आपका मानदेय इससे कम है, 8,850 अब आपको मिलने वाले हैं 9 वर्ष की सेवा पर देय मानदेय, यानी कि जब आपको 9 साल हो जाएंगे इस सेवा में या इस नियम में काम करते हुए, तब आपको 15,850 रुपये मिलने लगेंगे और आप ग्रेड 2nd में आ जाएंगे। जब आपकी सेवा 18 वर्ष की पूरी हो जाएगी
तब आपको 27,700 रुपए मिलेंगे और तब आपका नाम मानदेय और पद हो जाएगा ग्रेड फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार से सारी चीजें हैं, ये सभी आप समझ लीजिएगा। यानी कि आपने अब तक जितना भी काम किया है वो सब आपके लिए जीरो है, यानी सरकार के लिए जीरो है। आपने चाहे 18 साल या 20 साल आपने डिपार्टमेंट को दे दिए हैं, वो डिपार्टमेंट के लिए जीरो हो चुके हैं। वो देखिए संविदा कार्मिक बहुत सारे चीज़ें लेकर आते हैं। संविदा कार्मिकों को भी दिवाली होती है, होली होती है, ईद होती है, राखी होती है, सभी चीज़ें होती है। महंगाई संविदा कार्मिकों की भी बढ़ती है, बाकी कार्मिकों की भी बढ़ती है, तो सभी चीज़ें समान है, तो समान रूप से ये तो बंधुआ मजदूरी हो गई ना, तो यही है। तो वो संविदा कार्मिक है जो कुछ ना कुछ अपनी आस लेकर यहाँ पर आते हैं। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं जो मैंने आपको अभी समझाया था। 4th नंबर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत उपरोक्त पदों के कार्मिकों को निम्नानुसार उच्चतर मानदेय एवं पदनाम दिया जाएगा। जैसे स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर हैं, उनको 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उच्चतर मानदेय 58,200 रुपये। यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है 58,200 रुपये, यानी कि अभी उनको मिलेंगे 33,650 रुपये, हालांकि इससे ज़्यादा ही मिलते हैं अभी। तो 58 तो वही रहेगा, और 9 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाएगी तो 58,200 रुपये आपको इसमें मानदेय मिलने लग जाएगा 9 वर्ष की सेवा पर। और उसके बाद जब नवीन पदनाम जो हो जाएगा वो स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर ग्रेड सेकंड हो जाएगा, तथा 18 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाएगी तब उच्चतर वेतनमान 1,04,000 रुपये हो जाएगा। यानी कि जब 9 वर्ष की सेवा कंप्लीट होगी तो आपको 58,200 रुपये मिलेंगे, जब आपकी 18 वर्ष की सेवा कंप्लीट हो जाएगी तो आपको मिलेंगे 1,04,000 रुपये। आई थिंक इससे भी ज़्यादा मिल रहा है ग्रेड फर्स्ट वालों को। ठीक है, ये हो जाएगा स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट, इनका नाम कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य पदों के लिए भी नवीन संशोधित पदनाम के साथ 9 वर्ष पर ग्रेड सेकंड एवं 18 वर्ष पर ग्रेड फर्स्ट पदनाम दिया जाएगा। इस प्रकार से रहने वाला है। और 5वां पॉइंट है, उसके बारे में क्या रहेगा, देखिए जिन संविदा कार्मिकों का पूर्व का मानदेय संरक्षित किया गया है उन कार्मिकों को क्रमशः 9 व 18 वर्ष की इन नियमों में सेवा पूर्ण करने पर, यानी कि पिछला जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो हो गया 0। यदि प्राप्त मानदेय उपरोक्त निर्धारित मानदेय से अधिक हैं तो ऐसे कार्मिक को उन्हें प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वृद्धियां जोड़कर मानदेय निर्धारित किया जाएगा। मतलब क्या 2 वार्षिक वृद्धियां जोड़कर? भाई साहब अगर मैं बात करूं इन मानदेयों के बारे में, ये जो 8,850 है मैं इसी की बात कर लेता हूं। 15,850 9 वर्ष की अवधि पर, वैसे ही 5% जो वार्षिक वृद्धि होती है उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं, और 18 साल में वही मिलने वाले हैं जो 27,700 में। क्या नियम बनाए हैं, क्या नियम है इसके अंदर, हमें कोई समझा दे। संविदा कार्मिक इस सोच से आता है कि हमको कभी ना कभी सरकार परमानेंट करेगी। मैनिफेस्टो में आप लिखते हो कि हम सभी संविदा कार्मिकों को करेंगे। हमारे बहुत सारे कलीग से आज आए थे हमसे मिलने के लिए, उन्होंने बोला कि सर ऐसा ऐसा है, और मैं भी कई दिनों से इसको वॉच कर रहा था। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं। संविदा कार्मिक या जो भी कार्मिक है कोई भी डिपार्टमेंट में जाता है तो कुछ ना कुछ आशा लेके जाता है, लेके अपनी किस्मत आए थे गुलशन में गुल, कुछ बहारों में खिले कुछ खिजा में खो गए। ऐसा ही चल रहा है। तो जिंदगी है कट जाएगी, किस्मत है किसी दिन पलट जाएगी। तो उसी पलटने के इंतजार में कार्मिक लगे हुए हैं, और बहुत सारे नेता लोग हैं वो धरना प्रदर्शन में भी चल रहे हैं। तो ठीक है, जैसा सरकार करे और जैसा संविदा कार्मिक चाहे इसको। तो ये 2 वार्षिक वेतन वृद्धियां जोड़कर, ये मतलब कोई तुक वाली बात है नहीं है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं जिन संविदा कार्मिकों को पूर्व का मानदेय जो है वो संरक्षित कर लिया गया है, और 9 वर्ष 18 वर्ष में जब हो जाएगी तो उनको 2 वार्षिक वृद्धियां जोड़कर, यानी कि 2 से 3,000 रुपये आपका जो भी मानदेय है, जैसे इसमें 2 से 3,000 रुपये 10% वृद्धि आप जोड़ लीजिए और वो आपको मिलने वाला है। तो ये जो मानदेय दिया हुआ है 9 वर्ष में 18 वर्ष में, ये ऑलरेडी आप निकाल लीजिएगा। 5% वृद्धि आप निकालते हैं एवरी ईयर का, तो लगभग यही अप्रोक्स अमाउंट निकल के आता है। तो इसमें सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, बस अलग अलग स्टेट में जाकर अपने गुणगान किए जा रहे हैं। और बहुत सारे जो मीडिया जो बंधु हैं, मैं चाहूँगा कि मीडिया बंधु ऐसा न्यूज़ ना चलाएं कि संविदा कार्मिक किए परमानेंट, ऐसा लिखे कि संविदा कार्मिकों को फिर से किया, संविदा कार्मिक में लिया गया। आप गलत न्यूज़ चलाते हैं तो गलत इफेक्ट जाता है। जिन कार्मिकों का पूर्व में प्राप्त मानदेय संरक्षित किया गया है उनकी 9-18 वर्ष की सेवा की गणना इन नियमों के अंतर्गत आने के दिनांक से की जाएगी। यानी कि ये जो दिनांक को आज जारी हुआ है, आज ही के दिन से आपको फिर से, आप ये समझिएगा आज आपने नौकरी ज्वाइन की है, अर्थात
ये मैं इसको थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इसको यहाँ पर रेड कर दूं। अर्थात पूर्व में की गई संविदा सेवा 9 व 18 वर्ष की गणना में सम्मिलित नहीं की जाएगी। यानी कि आपने अब तक जितना भी डिपार्टमेंट को समय दिया है, 9 वर्ष हो, 18 वर्ष हो, या 27 हो, या 30 साल हो, या आपकी पूरी ज़िंदगी आपने संविदा में निकाल दी हो और अब आपकी रिटायरमेंट नज़दीक आ गई हो, 2 से 3 साल में आप रिटायर्ड होने वाले हो, तो आपकी पूर्व में की गई संविदा सेवा 9 या 18 वर्ष की गणना को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बहुत सारे कार्मिक ऐसे होंगे जो नियर बाई होंगे अपने उसके, तो ये आप देखिएगा। उपरोक्त अनुसार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर अग्रिम कार्रवाई की जावे। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में समय समय पर कार्मिक वित्त विभाग द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देश नियम प्रभावी होंगे। यानी कि समय समय पर ये जो दिशा निर्देश जारी करेंगे श्रीमान शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, परिवार कल्याण विभाग और शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। संविदा कार्मिकों को बहुत सारी ढेर सारी बधाई हो फिर से संविदा कार्मिक बनने के लिए। और आप देखिएगा आपको सरकार ने क्या दिया है और क्या सरकार ने लिखा था। तो बने रहिए आप हमारे साथ, अगर कोई और भी अपडेट होगी तो आपको मिलती रहेगी इसी चैनल पर। बने रहिए आप हमारे साथ। लव यू ऑल, थैंक यू।